सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमारी सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिस्ट्री की क्लास चल रही है। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि ये वाली क्लास और इससे आने वाली आगे की सारी क्लासों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेंगी। तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने मिडिवल हिस्ट्री में पिछली क्लास में मुगल साम्राज्य के बारे में स्टार्ट किया था। किसके बारे में जाना था दोस्तों? हमने मुगल साम्राज्य के बारे में जाना था, जिसमें मैंने दोस्तों आपको बाबर और हुमायूं के बारे में बताया था। मुझे ऐसी उम्मीद है आपने वो क्लास अवश्य देख ली होगी और आपको उसके बारे में याद होगा। ठीक है, तो आज हम मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे अकबर और जहांगीर में। तो किसके बारे में जानेंगे आज हम मुगल साम्राज्य में? अकबर और जहांगीर के बारे में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो आप इस क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना और इस क्लास को अवश्य नोट करना। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की मिडिवल हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम अकबर के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम हुमायूं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप नोट करते रहेंगे, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आप वो लिखते रहेंगे। ठीक है, जिससे अकबर का पूरा नाम क्या है एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बताएंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो आप बताएंगे 1556 से लेके 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा। याद रखेंगे, बिल्कुल पूछा जाता है अकबर का पूरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। कब से कब तक अकबर का शासन रहा? तो आप कहेंगे 1556 से लेके 1605 तक अकबर का शासन रहा। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट, इसका जन्म कब हुआ? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है, इसके पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम हुमायूं था। याद रखेंगे। इसकी माता का नाम क्या था? इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। क्या था? हमीदा बानो बेगम था। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इसका जन्म कहां पर हुआ? तो आप बताएंगे राणा वीर साल का महल जो था अमरकोट में, सिंध में, यहाँ पर इसका जन्म हुआ था। मैंने आपको बताया था जब हुमायूं भाग गया था, जिसको शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया था, तो उसके बाद वो भाग गया था ना, तो कहाँ पे उसने शरण ली थी? राणा वीरसाल के यहाँ पर उसने शरण ली थी। वहीं पर अकबर पैदा हुआ था। याद रखेंगे। ठीक है, इसका बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम था जलाल। क्या था? जलाल। याद रखेंगे। और इसके गुरु यानी कि शिक्षक कौन थे? तो अब्दुल लतीफ इसके शिक्षक थे। कौन थे? अब्दुल लतीफ इसके शिक्षक थे। याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट जो है, हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कालनौर पंजाब में था। हुमायूं की जब मृत्यु हुई थी तब अकबर कहां पर था? कालनौर पंजाब में था। और ये 14 फरवरी 1556 को क्या बन गया? ये सिंहासन पर बैठ गया। क्या बन गया दोस्तों? 14 फरवरी 1556 को अकबर सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है दोस्तों, कालौन में ईंट के सिंहासन पर इसका राज्याभिषेक हुआ। और इसका राज्याभिषेक किसने किया? बैरम खान ने किया। इसका जो संरक्षक था अकबर का वो था बैरम खां। उस समय बैरम खां अकबर के साथ था। तो जैसे ही बैरम खां को पता चला कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो सीट के लिए, गद्दी के लिए लड़ाई झगड़े ना हो, तो इसलिए बैरम खां ने अकबर को राजा बना दिया। और कैसे सिंहासन पे? ईंट के सिंहासन पे इसका राज्याभिषेक किया। और जब इसका राज्याभिषेक किया तब इसकी उम्र 13 वर्ष 4 माह थी। कितनी थी? 13 वर्ष 4 माह थी। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है जब अकबर का राज्याभिषेक किया गया तब उसकी उम्र कितनी थी? तो आप बताएंगे 13 वर्ष 4 माह थी। ठीक है, इसके संरक्षक कौन थे? जो मैंने आपको जैसे कि अभी बताया, बैरम खां थे। कौन थे? बैरम खां, जिसको इसने खाने खाना की उपाधि धारण की। क्या दोस्तों? अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी थी। तो पूछी जाती है, बैरम खां को खाने खाना के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट, इसकी उपाधियां क्या क्या इसने धारण की? तो इसने जलालुद्दीन की उपाधि धारण की, महमूद की उपाधि धारण की, अकबर की उपाधि धारण की और बादशाही और गाजी की, ये सारी उपाधियां इसने धारण की। याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट जो है वो अकबर का शासन। तो अकबर का शासन दोस्तों 3 भागों में बटा है। कैसे बटा है दोस्तों? सबसे पहले जो इसके संरक्षक था बैरम खां,
उसने इसके साथ वो किया शासन मिलके, ठीक है। उसके बाद महामन अनम पेटीकोट शासन जिसको कहते हैं वो आया। उसके बाद अकबर ने स्वयं अपने हाथों में शासन लिया। तो अकबर का जो शासनकाल बटा हुआ है दोस्तों वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो बैरम खां के संरक्षण के साथ किसने जो शासन किया वो, यानी कि बैरम खां का संरक्षण कब से कब तक रहा, तो 1556 से लेके 1560 तक रहा। यानी कि अकबर किसके संरक्षण में कार्य करता रहा, तो बैरम खां के। कब से कब तक, 1556 से लेके 1560 तक, ठीक है। उसके बाद महाअनगा जिसको पेटीकोट शासन कहते हैं उसके संरक्षण में इसने कार्य किया 1560 से लेके 1562 तक, ठीक है। उसके बाद अकबर जो है वो स्वाधीन हो गया और 1562 से लेके 1605 तक उसने स्वयं शासन किया, ठीक है। तो ये 3 शासनकाल उससे बटे हुए, यानी कि इन 3 शासकों में उसके शासनकाल को बांटा जाता है। पहला बैरम खां के संरक्षण में, दूसरा पेटीकोट शासन और तीसरा अकबर का स्वयं का शासन, ठीक है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है बैरम खां के संरक्षण के बारे में जान लेते हैं, जो कब से कब तक रहा, 1556 से लेके 1560 तक रहा। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के संरक्षण में अकबर ने बहुत सारे कार्य किए। अकबर ने तो नहीं किए, मतलब बैरम खान ने किए, क्योंकि राजा तो अकबर ही था, तो नाम किसका होगा, अकबर का ही होगा, ठीक है। बैरम खान ने दोस्तों 1556 से लेके 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। याद रखेंगे, मैंने आपको बताया जैसा वह बदख्शा का निवासी था। कहाँ का निवासी था, बदख्शा का, याद नहीं रखना। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। खानी बाबा किसे कहा जाता था, बैरम खां को। खानी बाबा की उपाधि किसने धारण की, किसने इसको दी, तो आप कहेंगे हुमायूं ने इसको खानी बाबा की उपाधि धारण की थी, ठीक है। उपाधियां कौन कौन सी बैरम खां ने धारण की, जैसा मैंने आपको बताया, खान बाबा। किसने उपाधि दी, हुमायूं ने दी। और अकबर ने कौन सी उपाधि दी, खाने। खाना की उपाधि किसने दी, अकबर ने दी। तो ये दोनों उपाधि किसकी है, बैरम खां की है। किसकी है, बैरम खां की है। याद रखेंगे, बिल्कुल। बैरम खां के संरक्षण में क्या क्या प्रमुख कार्य हुए, तो उनके बारे में जान लेते हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को हराया। द्वितीय युद्ध में किसको हराया, हेमू को हराया। ये हेमू कौन है दोस्तों, हेमू जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की वही हेमू है। और हेमू को दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। तो आप याद रखेंगे, बिल्कुल। देखिए 5 नवंबर 1556 को अकबर बैरम खां, यानी कि अकबर तो नहीं लड़ा, अकबर तो लड़ नहीं सकता क्योंकि 13 साल का बच्चा कहां से लड़ सकता है। तो अकबर की जगह बैरम खां ने हेमू के मध्य युद्ध हुआ। किस किस के मध्य, बैरम खां और हेमू के मध्य युद्ध हुआ, ठीक है दोस्तों। हेमू का नाम हेमचंद्र भी था, तो आप याद रखेंगे। हेमू कौन था दोस्तों, जौनपुर शासक आदिल शाह। क्या दोस्तों, जौनपुर का जो शासक था आदिल शाह। सूर का प्रधानमंत्री कौन था, हेमू था। कौन था, हेमू था। याद रखेंगे, जौनपुर का जो शासक आदिल शाह था उसका प्रधानमंत्री था हेमू, ठीक है। नेक्स्ट, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां व अंतिम व्यक्ति, यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की, तो हेमू ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यानी कि आपसे इससे भी ये भी पता चलता है अपने भारत में कितने विक्रमादित्य हुए, 14 विक्रमादित्य हुए। याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का प्रधान व अंतिम हिंदू इसको माना जाता है, हिंदू सम्राट माना जाता है। मैंने आपको बताया कि हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक था, ठीक है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है 31 जनवरी 1561। क्या, 31 जनवरी 1561 पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां ने बैरम खां को मार दिया। क्या दोस्तों, 31 जनवरी 1561 को पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां ने बैरम खां को मार दिया, ठीक है। यहां से बैरम खां की कहानी खत्म होती है। इसके बाद पेटीकोट शासन आएगा और उसके बाद अकबर का स्वयं का शासन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अकबर ने बैरम खां की जो विधवा थी सलीमा बेगम व उसके बेटे अब्दुल रहीम खाने खाना को संरक्षण दिया। जैसा कि इसको पता है, इसके पापा की जो उपाधि थी बैरम खां की खाने खाना, उसकी उपाधि भी इसने किसको दे दी, अब्दुल रहीम को दे दी, यानी कि खाने खाना। याद रखेंगे, बिल्कुल। ये था दोस्तों बैरम खां के संरक्षण में जो अकबर के साथ महत्वपूर्ण कार्य हुए, प्रमुख कार्य हुए, उनके बारे में। अब जान लेते हैं दोस्तों पेटीकोट शासन के बारे में। बहुत छोटा सा शासन है और ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं आता इससे, ठीक है। 1560 से लेके 1562, कहां से दोस्तों, 1560 से लेके 1562 तक अकबर धायमा, क्या दोस्तों, धायमा महाअनंगा के प्रभाव में रहा और इसी को पेटीकोट शासन कहते हैं। इसे दोस्तों पर्दा या पेटीकोट शासन भी कहा जाता है। याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट, अकबर ने महाअनंगा के पुत्र आदम खां को मार दिया, जिसके कारण, जिसके वियोग में महाअनंगा ने क्या कर ली, मृत्यु, आत्महत्या कर ली, ठीक है। तो यहां से पेटीकोट शासन खत्म होता है, इसमें ज्यादा नहीं पूछा जाता। और आपको याद रखना है पेटीकोट शासन क्या था दोस्तों, ठीक है, जिसको पर्दा शासन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट याद रखेंगे,
बिल्कुल। अब जान लेते हैं जो अकबर का शासन था। अकबर का शासन था कब से कब तक? 1562 से लेके 1605 तक। ठीक है, अकबर ने स्वयं शासन किया जिसमें। ठीक है दोस्तों, इसके साम्राज्य विस्तार के बारे में जान लेते हैं। जब इसने शासन किया तो साम्राज्य विस्तार के बारे में जान लेते हैं। कुछ प्रमुख इसके अभियान है तो उनके बारे में जान लेते हैं। 1561 में इसने मालवा का अभियान किया, काफी इंपोर्टेंट है। 1561 में इसने मालवा का अभियान किया, जिसको किसके साथ हुआ? बाज बहादुर। बाज बहादुर कौन था? जो अकबर की तरफ से लड़ रहा था, वर्सेस आजम खां के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जो अभियान है इसका वो है 1562 में आमेर अभियान। क्या दोस्तों? 1562 में आमेर अभियान किस किस के बीच हुआ? भारमल। भारमल ऐसा व्यक्ति है जिसने बिना लड़े ही अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। तो ऐसा कौन सा हिंदू सम्राट है आपसे पूछा जाएगा जिसने अकबर से बिना युद्ध लड़े उसकी स्वाधीनता स्वीकार कर ली? तो राजा भारमल था। ठीक है, नेक्स्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट है 1564। 1564 में इसने गढ़ कटंगा, कौन सा दोस्तों? गढ़ कटंगा, जिसको गोंडवाना भी कहते हैं, उसका अभियान किया। किसके विरुद्ध? रानी दुर्गावती और आसफ खान। आसफ खान कौन था? अकबर का सेनापति। उनके बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, रानी दुर्गावती और आसफ खान के बीच। नेक्स्ट है दोस्तों 1562। 1562 में दोस्तों चित्तौड़ अभियान किया, काफी इंपोर्टेंट अभियान है तो ये आपको नोट करना है। 1562 में चित्तौड़ का अभियान किया। राणा उदय सिंह वर्सेस अकबर के बीच हुआ। किस किस के विरुद्ध हुआ? राणा उदय सिंह वर्सेस अकबर के विरुद्ध ये युद्ध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो 1571 से लेके 1573 तक का अभियान था और वो था गुजरात अभियान। कौन सा? गुजरात अभियान, काफी इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गुजरात अभियान अकबर ने कब किया? 1571 से लेके 1573 तक। ठीक है, किस किसके बीच युद्ध हुआ? मुजफ्फर खां तृतीय वर्सेस अकबर के बीच युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट 1574 से लेके 1576 तक इसने बिहार में बंगाल का अभियान किया। दाऊद खान जो कि अफगानी था उसके विरुद्ध इसका अभियान था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 1576, काफी इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट जो है वो 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध। किस किस के विरुद्ध हुआ? महाराणा प्रताप के बीच और मानसिंह के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अकबर इस युद्ध में स्वयं लड़ने नहीं आया था, मैंने आपको कहानी बताई थी जब मैंने आपको महाराणा प्रताप के बारे में बताया था। तो मुझे ऐसी उम्मीद है आपको वो सब याद होगा। ठीक है, याद क्या क्या रखना है इसमें से? आपको 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध याद रखना है, पहला मालवा का युद्ध याद रखना है, आपको चित्तौड़ का युद्ध याद रखना है अभियान, और गुजरात का अभियान जो है वो याद रखने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको, ये सारे अभियान याद रखने हैं। याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट जो इसने अभियान किए थे उसके कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या थे, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख अभियान है, सारे के बारे में नहीं जानेंगे, किसी किसी के बारे में जानेंगे। जैसे पहला मालवा का अभियान था जो कब हुआ? 1561 से लेकर 1562 के बीच में हुआ, मैंने आपको बताया था बिल्कुल। इसका परिणाम क्या निकला दोस्तों? मालवा शासक बाज बहादुर बनाम आजम खां के मध्य ये युद्ध हुआ था, तो मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट जो है मालवा शासक बाज बहादुर और रानी रूपमती के काल में मांडू, क्या दोस्तों? काल में मांडू संगीत का केंद्र बना। तो ये याद रखने की बात नहीं है क्योंकि पहला अभियान है इसलिए इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है आमेर, यानी कि जयपुर से छंदी के सुबह हुई दोस्तों 1562 में हुई। कब हुई? 1562 में हुई। इसके परिणाम क्या हुए? आमेर के शासक भारमल, क्या दोस्तों? आमेर के शासक भारमल या जिसको बिहारी मल्ल भी कहते हैं, ने बिना युद्ध के अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ऐसा करने वाला ये प्रथम राजपूत शासक था। कौन था? प्रथम राजपूत शासक ऐसा करने वाला कौन था? भारमल था। ठीक है, इसने अपनी पुत्री हरकाबाई या जिसका नाम बाद में जोधाबाई हुआ, मरियम उजमानी का विवाह अकबर से कर दिया। यानी कि पहले इसका नाम क्या था? हरकाबाई था, जिसको हम जोधा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक कौन था? भारमल था। ठीक है, बिना युद्ध लड़े। ठीक है, तो याद रखेंगे। ये भी पूछा जा सकता है आपसे जोधाबाई का नाम क्या है, तो हरकाबाई भी इसका नाम है और मरियम उज्जैमानी भी इसका नाम है, तो याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट जो है वो मेवाड़ चित्तौड़ का अभियान है, काफी इंपोर्टेंट अभियान है, 1567 से लेकर 1568 तक के बीच में हुआ। नेक्स्ट जो है किस किस के विरुद्ध हुआ? राणा उदय सिंह के बीच और अकबर के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। राणा उदय सिंह के दो सेना नायकों को जयमल तथा फतेह सिंह ने, किसने दोस्तों? राणा उदय सिंह के दो सेना नायकों को जयमल तथा फतेह सिंह को, फत्ता, इनको क्या कहते हैं? फत्ता भी कहते हैं, फतेह सिंह को, ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जिसके सम्मान में अकबर ने मूर्ति बनवाई। कहां पर बनवाई? आगरा में बनवाई। याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है 18 जून 1576 में मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर, यानी कि अकबर की जगह किस किसने युद्ध लड़ा? मानसिंह
वह आपस खां के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये मैंने आपको बताया था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। तो याद रखेंगे हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ उस समय कुंभलगढ़ क्या थी दोस्तों, राणा प्रताप की राजधानी थी। याद रखेंगे महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हुई। कब हुई? 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हुई। तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चौवड़ में नई राजधानी बनाई। कहां पर बनाई? चौवड़ में नई राजधानी बनाई। किसके निकट? डूंगरपुर के निकट। ठीक है दोस्तों। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। ये तो सबको याद रहता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। लेकिन उनके हाथी का नाम भी पूछा जाता है। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? आप कहेंगे राम प्रसाद था। क्या था? राम प्रसाद था। तो इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। घोड़ा का नाम सबको याद रहता है। घोड़े का नाम क्या था? चेतक। लेकिन हाथी का नाम क्या था? ये किसी को याद नहीं रहता, किसी किसी को याद रहता है। तो हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या था? राम प्रसाद। आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट अभियान है इसका गुजरात अभियान। काफी इंपोर्टेंट है, जो इसने 1571 से लेकर 1573 के बीच में किया था। ठीक है। मुजफ्फर खां या तृतीय बनाम अकबर के मध्य ये युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? मुजफ्फर खां तृतीय बनाम अकबर के मध्य ये युद्ध हुआ था। ठीक है। कैम्बो, कैम्बो यानी गुजरात को कहते हैं। ठीक है। मैं पुर्तगाली से मिला और पहली बार इसने समुद्र देखा। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, अकबर ने पहली बार समुद्र कब देखा था? तो अकबर ने पहली बार समुद्र गुजरात अभियान के समय देखा था। याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है, गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने सर्वाधिक द्रुतगामी कहा है। क्या कहा है दोस्तों? गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने सर्वाधिक द्रुतगामी कहा है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आगरा में फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनवाया। यानी कि जब इसने गुजरात अभियान जीता था तो उसके याद में उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। कहां पर है फतेहपुर सीकरी? आगरा में। याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों अकबर की धार्मिक नीतियों के बारे में। अकबर एक उदारवादी धार्मिक नीति था। युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा पर इसने रोक लगा दी थी। यानी कि जो युद्ध में बंदियों को बना लिए जाते था पहले, तो उनको दास बना लिया जाता था। तो इसने इस पर रोक लगा दी। नेक्स्ट 1564 में तीर्थ यात्रा व जजिया कर की समाप्ति की। काफी इंपोर्टेंट है, आप नोट करेंगे। पूछा जाता है जजिया कर की समाप्ति करनी किसने की? तो आप कहेंगे 1564 में जजिया कर की समाप्ति किसने की? अकबर ने की। नेक्स्ट जो है दोस्तों 1575 में धार्मिक चर्चा हेतु इबादत खाना यानी कि फतेहपुर सीकरी में इसने स्थापना की। किसकी? इबादत खाने की इसने स्थापना की। तो पूछा जाता है कि इबादत खाने की स्थापना अकबर ने कब की? 1575 में। नेक्स्ट है 1579 मजहर की घोषणा की। किसकी? मजहर की घोषणा की। याद नहीं रखना। नेक्स्ट 1582 दीन ए इलाही की शुरुआत की। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दीन ए इलाही की शुरुआत कब की अकबर ने? 1582 में की। याद रखेंगे बिल्कुल। अब जान लेते हैं दोस्तों अकबर के 9 रत्नों के बारे में। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है अकबर के 9 रत्न कौन कौन से थे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है कि अकबर से पहले किसके 9 रत्न थे, ये आपको बताएंगे। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, गुप्त साम्राज्य में वो राजा था जिसके 9 रत्न हुआ करते थे, जिसके दरबार में। तो आप ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि किसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। इसके 9 रत्नों में कौन कौन शामिल था? तो एक बीरबल था, एक अब्दुल फजल था, तानसेन था, अब्दुल रहीम खाने खाना थे, मानसिंह था, राजा टोडरमल थे, फैजी था, हकीम हुमम था, मुल्ला दो प्याजा थे। तो ये इसके 9 रत्न थे। ये जो आपको इमेज दिख रही है ये किसकी है? ये तानसेन की, संगीत के सम्राट तानसेन की ये इमेज है। याद रखेंगे बिल्कुल, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते। तो 9 रत्नों के बारे में जान लेते हैं, इनकी क्या क्या खासियत थी। ठीक है। बीरबल की खासियत, इनका जन्म कब हुआ? तो 1528 ईस्वी में इनका कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम महेश दास था। एग्जाम में पूछा जाता है कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो आप बताएंगे महेश दास था। यूसुफ जाई के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अबुल फजल। अबुल फजल क्या थे? ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे, जिनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। कब? 1550 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अकबरनामा व आईने अकबरी नामक ग्रंथों की रचना की है। तो एग्जाम में पूछा जाता है अकबरनामा व आईने अकबरी किसने लिखा है? अबू फजल ने लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट है तानसेन। तानसेन को संगीत सम्राट यानी कि तानसेन का जन्म कब हुआ था? 1506 ईस्वी में। कब? 1506 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? ग्वालियर में हुआ। कहां? ग्वालियर में हुआ था। ठीक है।
इनका असली नाम रामतनु पांडे था। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है, इंपोर्टेंट लगा लेंगे। बीरबल वाला कम हो गया है, लेकिन तानसेन वाला नाम पूछा जाता है कि तानसेन का असली नाम क्या था। तो अब बताएंगे रामतनु पांडे था। ठीक है, नेक्स्ट इनकी जो प्रमुख कीर्तियां हैं वो क्या है? एक तो मियाँ की ठोडी है, मियाँ का मल्हार है, मियाँ का सारंग है, दरबारी कन्हार इनकी जो है वो प्रमुख रचनाएं यानी कि प्रमुख कीर्तियां हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तानसेन को संगीत सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगीत सम्राट कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। तो याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अब्दुल रहीम खाने खाना। इनके बारे में जान लेते हैं। ये बैरम खां के पुत्र थे, मैंने आपको बताया। इन्होंने तुर्क में लिखी बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। तो पूछा जाता है बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। इन्हें खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया किसने? अकबर ने। तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है मानसिंह। मानसिंह यह आमेर के राजा भारमल के पुत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों राजा टोडरमल। राजा टोडरमल इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण जो था वो इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार के जो कार्य थे उसके लिए इनको जाना जाता है, राजा टोडरमल को। याद रखेंगे? बिल्कुल। दीवान अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार के कार्य किए थे। याद रखेंगे। नेक्स्ट है फैजी। यह अबुल फजल के बड़े भाई थे। किसके बड़े भाई थे? अबू फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत व श्रीमद् भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत व श्रीमद् भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो आप कहेंगे फैजी ने किया। किसने? फैजी ने। नेक्स्ट है हकीम हुमाम। हकीम हुमाम ये अकबर के विश्वास पात्र मित्र थे यानी कि दोस्त था हकीम हुमाम। ठीक है, नेक्स्ट है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा अपनी बुद्धिमानी तथा वाक्पटुता के कारण यह नवरत्नों में, कब में दोस्तों? नवरत्नों में शामिल हुआ। किसके कारण? अपनी बुद्धिमानी तथा वाक्पटुता के कारण यह नवरत्नों में शामिल हुआ। याद रखेंगे मुल्ला दो प्याजा, मैंने आपको बता दिया, यानी मैंने अकबर के नवरत्नों के बारे में आपको बता दिया किस किस कारण से जाने जाते थे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अकबर कालीन साहित्य। तो अकबर के काल में जो साहित्य था उसके बारे में जान लेते हैं। राज्य की भाषा क्या थी? फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। याद रखेंगे। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों नोट करेंगे। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो आप कहेंगे अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। याद रखेंगे? बिल्कुल। राजकवि कौन था? फैजी था। फैजी कौन है? ये मैंने आपको बता दिया। अबुल फजल के बड़े भाई थे जिन्होंने महाभारत व श्रीमद् भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अबुल फजल जिसने अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना की। याद रखेंगे? बिल्कुल। नेक्स्ट अनुवाद विभाग की इसने जो है अकबर ने स्थापना की थी। किसकी? अनुवाद विभाग। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद किया, आप कहेंगे महाभारत का अनुवाद किया, ऐसे ही रामायण का अनुवाद किया। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें थी जिनका अनुवाद किया गया था। तो अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने की थी। याद रखेंगे? बिल्कुल। नेक्स्ट जो है वो पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया। किसने? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने किस नाम से दोस्तों पंचतंत्र की जो फारसी भाषा में अनुवाद किया वो अनवर ए सादत नाम से तथा मौलाना हुसैन फैजू ने यार ए दानिश नाम से किया था। पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली दूसरी पुस्तक है बाइबल के बाद। तो आप याद रखेंगे। इसके लेखक मैंने आपको बताया कौन है? विष्णु शर्मा। हाजी इब्राहिम सरहदी ने किसकी रचना की थी? किसका अनुवाद किया था? तो अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था। याद रखेंगे? बिल्कुल। मुल्ला साहू मोहम्मद ने दोस्तों राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया था। ये मैं आपको बता रहा हूं, नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं कि महाभारत का अनुवाद किसने फारसी में किया? फैजी ने किया। मुल्ला साहू मोहम्मद ने किस पुस्तक का अनुवाद फारसी में किया? राजतरंगिणी पुस्तक का अनुवाद फारसी में किया। तो याद रखेंगे। अब्दुल रहीम खाने खाना ने तजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। याद रखेंगे। फैजी ने लीलावती का जो नाटक था उसका फारसी में अनुवाद किया। ठीक है। फैजी ने नल और दमयंती का जो सूरदास द्वारा रचित एक कथा है उसका भी फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम रखा इसने सहेली। क्या रखा? सहेली। ठीक है। नल और दमयंती किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। इसका फारसी में अनुवाद फैजी ने किया और उसका नाम क्या रखा? सहेली उसका नाम रखा। याद रखेंगे? बिल्कुल। नेक्स्ट है भगवत पुराण। भगवत पुराण का अनुवाद फारसी में किसने किया? टोडरमल ने किया। किसने किया? टोडरमल ने किया। श्रीमद् भगवत गीता का नहीं, भगवत पुराण का किया। श्रीमद् भगवत गीता का तो किसने किया? फैजी ने किया। लेकिन भगवत पुराण का अनुवाद किसने किया? टोडरमल ने किया। याद रखेंगे? बिल्कुल। नेक्स्ट है अब्दुल कादिर बदायूनी।
ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया था। तो सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। याद रखेंगे बिल्कुल। ये था दोस्तों अकबर के समय जो साहित्य था वो था। तो आपको एक पॉइंट अवश्य याद रखना है कि हिंदी भाषा के हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इसके समय बहुत सारी ऐसी पुस्तकें थी जिनका फारसी में अनुवाद किया जा रहा था। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों अकबर से जुड़े कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद थे। कौन थे? अब्दुल समद थे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि अब्दुल समद किसके शासनकाल में चित्रकार थे? तो आप कहेंगे अकबर के दरबार में अब्दुल समद जो है वो चित्रकार थे। ठीक है। दशवंत व बसवान, कौन दोस्तों? दशवंत व बसवान अकबर के दरबार के चित्रकार थे। ये हिंदू वो थे चित्रकार, तो इनका नाम आप इंपोर्टेंट करके याद रखेंगे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, स्वामी हरिदास, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा थे। कौन कौन से थे जिनके नाम आपको याद रखने हैं? एक तो तानसेन का नाम याद रखना है, आपको बैजू बावरा का नाम याद रखना है, बाबा रामदास का नाम याद रखना है और स्वामी हरिदास का नाम आपको याद रखना है। याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर के जो समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे वो शेख सलीम चिश्ती थे। याद रखेंगे। इसने इन्हीं के नाम पर, सलीम चिश्ती के नाम पर, ये अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा जब हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कीर्तियां हैं। ये आप याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। तो स्थापत्य के क्षेत्र में अकबर ने क्या क्या बनवाया उनके बारे में जान लेते हैं। इंपोर्टेंट है तो इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। आगरा का लाल किला किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी में शाही महल किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। दीवाने खास किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। पंचमहल किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। बुलंद दरवाजा भी अकबर ने बनवाया। जोधाबाई का महल भी अकबर ने बनवाया। ये सब कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इबादत खाना ये भी फतेहपुर सीकरी में। और इलाहाबाद का किला किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। और लाहौर का किला ये भी अकबर ने बनवाया था। तो ये सारी चीजें स्थापत्य कला में अकबर ने बनवाई थी। याद रखेंगे बिल्कुल। 1602 ईस्वी में सलीम, जिसको जहांगीर के नाम से बाद में जाना गया, के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला, किसने दोस्तों? वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। किसके कहने पर? सलीम, यानी कि जिसका बाद में चल के जहांगीर नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। अबुल फजल की हत्या कर दी। नेक्स्ट, चार बाग बनाने की परंपरा कब से प्रारंभ की? अकबर के समय से स्टार्ट हुई थी। चार बाग की, चार बाग आपने देखे दोस्तों कैसे होते हैं? चार बाग ऐसे होते हैं, इधर भी बाग होता है, 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 बीच में चलने के लिए, पैदल चलने के लिए लाइन होती है। ठीक है। तो इसको चार बाग शैली कहते हैं। नेक्स्ट है अकबर नक्कारा, नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। कौन सा वाद्य यंत्र अकबर बजाता था? तो अकबर नक्कारा यानी कि नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। नेक्स्ट, अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। यानी कि अकबर का मकबरा टॉम कहां पर है? सिकंदरा में। तो आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछी जाती है अकबर का मकबरा यानी कि अकबर की टॉम कहां पर है? तो आप कहेंगे आगरा के सिकंदरा में। याद रखेंगे बिल्कुल। ये था दोस्तों अकबर के बारे में। अब जान लेते हैं दोस्तों जहांगीर के बारे में। ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से पढ़ लेंगे। अकबर के बारे में ज्यादा जानना था तो मैंने आपको लगभग सारी चीजें अकबर के बारे में बता दी। मुझे ऐसी उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। अब जान लेते हैं दोस्तों जहांगीर के बारे में। यानी कि जहांगीर क्या नाम है इसका? पहले इसका नाम था सलीम। ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? नूरुद्दीन। क्या दोस्तों? नूरुद्दीन महमूद जहांगीर इसका पूरा नाम है। 1605 से लेकर 1627 तक इसका शासनकाल रहा। याद रखेंगे बिल्कुल। इसका जन्म कब हुआ? बिल्कुल याद नहीं रखना, बस 1569 में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता कौन थे? अकबर था। माता कौन थी? जोधाबाई थी। कहां पर इसका जन्म हुआ? फतेहपुर सीकरी में हुआ। बिल्कुल याद नहीं रखना, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है। इसके बचपन का नाम क्या था? सलीम था। क्या था? सलीम था। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के इसने दोस्तों, उसके आधार पे अकबर ने इसका नाम सलीम रखा। ठीक है। उनसे प्रेरित होकर इन्होंने अपने गुरु, किसने? अकबर ने अपने गुरु सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अपने बेटे का नाम सलीम रखा। बाद में इसका नाम क्या हो गया? जहांगीर के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसका राज्याभिषेक कब हुआ? 24 अक्टूबर 1605 को इसका राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ? 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक हुआ।
इसकी मृत्यु कब हुई? 1627 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। कहां पर हुई मृत्यु? तो इसकी आगरा में हुई, लेकिन इसका मकबरा, इसको यानी कि दफनाया कहां गया? तो सादरा लाहौर में इसको दफनाया गया। कहां दफनाया गया? लाहौर में इसको दफनाया गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जहांगीर की समाधि कहां पर है, जहांगीर का मकबरा कहां पर है? तो आप कहेंगे लाहौर में। याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट, इसने विवाह कौन कौन से किए उनके बारे में जान लेते हैं। आमिर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से इसने निकाह किया, जिसको बाद में शाह बेगम के नाम से जाना जाने लगा, और इससे इसको एक पुत्र यानी खुसरो की प्राप्ति हुई। ठीक है। नेक्स्ट, मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से इसने शादी की थी, और जिससे इसको खुर्रम पुत्र प्राप्त हुआ। ठीक है। नूरजहां से भी इसने विवाह 1611 में किया था। याद रखेंगे बिल्कुल। आगे चलिए आगे चलते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जहांगीर, तो हम जितना इंपॉर्टेंट है उतना जान लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा नूरजहां के बारे में। किसके? नूरजहां के बारे में। ईरानी निवासी मिर्जा गुयास की बेग की पुत्री थी नूरजहां। इसका वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। तो एग्जाम में पूछा जाता है नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो आप कहेंगे मेहरुन्निसा था। ठीक है। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से किया गया। किससे? अली कुली बेग से किया गया। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि से प्रदान की थी। किसकी? शेर अफगान की उपाधि इसको प्रदान की थी। सर्वप्रथम जहांगीर ने निरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और मई 1611 ईस्वी में विवाह किया। ठीक है। नेक्स्ट, जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि दी। बाकी आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखेंगे। ठीक है। बस इतना याद रखेंगे, नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। ठीक है। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों, जहांगीर जो है चित्रकला का, इसको स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। याद रखेंगे बिल्कुल। जहांगीर ने पहले मात्र ग्रंथ के विषय पर चित्रकारी की। याद नहीं रखना, इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है। चलें आगे। चलिए बस इतना जानना है, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, जहांगीर का साहित्य क्या था? जहांगीर का साहित्य में कोई रुचि नहीं थी। याद नहीं रखना। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तजुक के जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोती बिंद खां को दिया जाता है। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। ठीक है। बस आपको ये याद रखनी है, संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने दी। ठीक है। एंड लास्ट में आपको ये याद रखना है, जहांगीर के वास्तुकला। एतमा उद्दौला का मकबरा कहां पर है? आगरा में, उत्तर प्रदेश में। इसको किसने बनवाया? नूरजहां के द्वारा अपने पिता की याद में इसको बनवाया गया। और ये प्रथम मुगल कालीन इमारत है जो पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से निर्मित है। ये आपको दिख रही होगी, बिल्कुल दिख रही होगी। ठीक है। ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना। जहांगीर का मकबरा कहां पर है? तो मैंने आपको बताया, सादरा लाहौर में इसका मकबरा है। किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है। अशोक का प्रयाग स्तंभ ये लेके आया था, पहले समुद्रगुप्त लाया था, फिर जहांगीर लेके आया था। बस इतना याद रखना है, ज्यादा कुछ आपको इससे याद नहीं रखना। ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता जहांगीर से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ये आपको पढ़ लेंगे, वैसे ज्यादा कुछ नहीं है, आपको ज्यादा याद नहीं रखना। ठीक है। यहाँ खत्म होती है दोस्तों हमारी अकबर और जहांगीर के बारे में। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अवश्य अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने कमेंट बॉक्स में ओपिनियन अवश्य बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।